गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम फिर ब्रह्मांड एवं जीव विकास वाला चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं और आपने इस टॉपिक में जो पढ़ रखा है उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था जैव विकास की क्रियाविधि वाले टॉपिक्स के बारे में। तो जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों के नाम यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के लिए लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया डार्विनवाद कहते हैं। और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो उत्परिवर्तनवाद और नव डार्विनवाद चौथा। तो हमने तीन पढ़ रखे हैं। लेमार्कवाद ने जो सिद्धांत दिया था तो इसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विनवाद के सिद्धांत का दूसरा नाम प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी है। ये जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और नव डार्विनवाद जो है वो अब हम आज आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए नव डार्विनवाद जो है वो दो सिद्धांतों को मिला के बनाया गया है। उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद इन दोनों को मिला के संयुक्त रूप से नव डार्विनवाद कहा जाता है। यानी इसमें उत्परिवर्तनवाद वाली सोच भी है और डार्विन ने जो बताई थी विकासवादी सोच वो भी इसके साथ है। तो दोनों को मिला के और ये सिद्धांत दिया गया है। डी व्रीज ने ये सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत भी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ये सिद्धांत भी संशोधित करके और फिर दोनों को मिला के दिया गया है। इसमें क्या बताया गया, नव डार्विनवाद में क्या बताया गया है, इसके अनुसार जातियों का बनना जीवों में उत्पन्न भिन्नता एवं जीवन संघर्ष पे निर्भर करता है। यानी दोनों सिद्धांतों की जो मूल बातें हैं वो इसमें इंक्लूड की गई है। यहाँ पे जातियों का बनना जीवों में उत्पन्न भिन्नता ये किस सिद्धांत का हिस्सा है, उत्परिवर्तनवाद का। और जीवन संघर्ष ये किसका हिस्सा है, डार्विनवाद का। तो दोनों को इसमें संयुक्त किया गया है कि जातियों का बनना जीवों में उत्पन्न भिन्नता और जीवन संघर्ष पे निर्भर करता है, ऐसा नव डार्विनवाद में कहा गया है। तो ये स्टूडेंट्स चार जो है वो जैव विकास की क्रियाविधि को समझाने के लिए सिद्धांत थे जो कि हमने आपको बताए। इसके बाद में जातियों का बनने का कारण के रूप में सत्य की तरह स्वीकार कर लिया गया। किसको, नव डार्विनवाद जो सिद्धांत है उसको जातियों का बनने का कारण इस रूप में अभी वर्तमान में सबसे जो सिद्धांत सर्वाधिक सत्य माना जाता है वो है नव डार्विनवाद। विकासवादी जीव वैज्ञानिक एक हुए हैं लिन मार्गुलिस, समझ गए। 1995 में इन्होंने कथन कहा था, एक बात बताई थी कि डार्विन के विकासवाद का खंडन इन्होंने किया और खंडन करते हुए ये कहा कि प्रकृति में विकास का मार्ग प्रतिस्पर्धी नहीं होकर परस्पर सहयोग का रहा है। यानी लिन मार्गुलिस की सोच क्या थी कि प्रकृति में जो विकास हुआ है उसका मार्ग प्रतिस्पर्धी नहीं है। जैसा कि किसका मानना था, डार्विन का मानना था कि विकास का जो मार्ग है वो प्रतिस्पर्धी था। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जीवन संघर्ष पाया जाता है, परंतु ये क्या कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी नहीं है बल्कि परस्पर सहयोग का है। यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए जातियाँ अपना विकास करती है, ये मानना है लिन मार्गुलिस। ये भी विकासवादी थे और 1995 में उन्होंने ये अपनी सोच प्रस्तुत की थी। इसके बाद में विकासवादी जो है डार्विन ग्रुप वाले, डार्विन वाद वाले जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया कि 50 करोड़ वर्ष पूर्व ही जीव की उत्पत्ति हुई है। इससे ही जंतुओं के इतिहास की बात करते हैं, परंतु 400 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। लिन मार्गुलिस कहते हैं कि विकासवादियों की ये सोच गलत है। वो जीवन को 50 करोड़ वर्ष पूर्व ही मानकर अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं, परंतु हकीकत में रियली में 400 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आपको ये पता है
कि जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है मृत जीवों के अवशेष। तो जीवाश्म प्राप्त होने का अर्थ होता है कि 400 करोड़ वर्षों पूर्व जीव रहे होंगे, तभी तो जीवाश्म बने हैं। लेकिन ये डार्विन ग्रुप वाले जो है, डार्विन के साथी जो है, डार्विनवादी हम उसको कह सकते हैं, विकासवादी कह सकते हैं, उनकी सोच थी कि 50 करोड़ वर्ष पूर्व ही जीवन था। डार्विनवादियों ने इन जीवाश्मों की विवेचना नहीं की, क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो उनकी सोच को बल नहीं मिलता। बंदर को मानव का पूर्वज कौन मानते हैं? डार्विन मानते हैं। लेकिन बंदर सहित सभी जीवों का पूर्वज जो है वो जीवाणु है, ऐसा किसका मानना है? मार्गुलिस का। मार्गुलिस भी क्या थे? प्रमुख विकासवादी थे। बंदर मानव का पूर्वज है, ऐसा किसने कहा? ऐसा मानना था डार्विन का। परंतु बंदर सहित सभी जीवों का पूर्वज जीवाणु है, ये किसकी सोच है? यह है मार्गुलिस की सोच, लिन मार्गुलिस। और सिद्ध क्या हुआ इस चीज़ से कि मतलब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लिन मार्गुलिस ने जो ये बात बताई है उसको सिद्ध करने के लिए लाइन लिखी है कि मानव शरीर में कोशिकाओं से भी अधिक जीवाणु पाए जाते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि हमारी उत्पत्ति में कहीं न कहीं जीवाणुओं की हिस्सेदारी, अर्थात हमारे पूर्वज जो है वो लिन मार्गुलिस के अनुसार जीवाणु ही है, न कि वो बंदर है। लेकिन डार्विन की सोच थी कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है। और इसके बाद में देखिए एक नया टॉपिक है अपना, जाति उद्भव। जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको लेकर एक टॉपिक है अपना। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी का वातावरण जीवन के बहुत ही अनुकूल सिद्ध हुआ है। पृथ्वी का जो वातावरण है वो जीवन के बहुत अनुकूल सिद्ध हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसी सोच है। जाति की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है पहले से ही। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीवों के समूह को जाति कहते हैं। और यहाँ पे वनस्पति की 3 लाख जातियाँ हैं, जंतुओं की 12 लाख जातियाँ हैं और सूक्ष्म जीवों की 10 लाख जातियाँ हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार साधारण लंबाई वाली जिराफ जाति में अचानक लंबी गर्दन वाला जिराफ जीव पैदा हो गया होगा, ये सोच है। और लंबी गर्दन के कारण यह जिराफ जीव अन्य की तुलना में अधिक भोजन खा सकता था। इस कारण यह अधिक स्वस्थ और अधिक संतान उत्पन्न करने की स्थिति में रहा होगा। और कालांतर में लंबी गर्दन वाले जिराफ जीव के संतानों से ही वर्तमान जिराफ जाति बनी होगी, ये मानना है। मार्गुलिस या जातियों की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से जातियों का उद्भव हुआ था उसके अंतर्गत ये उदाहरण बताया गया है कि उत्परिवर्तन की वजह से कुछ नए लक्षण आए होंगे जिराफ में और उसी के चलते नई जो संतानें बनी थी वो अधिक लंबाई वाले जीव से बनी होंगी और इन्हीं से कालांतर में नया जिराफ जो है वो उसकी जाति बनी होंगी। ये ऐसी सोच है जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में। और अब देखिए इसमें हम बताएंगे आपको जाति वृत्त के बारे में। अपना एक और टॉपिक इसका जो है वो लास्ट रह गया है, वो है जाति वृत्त। इसको आणविक जाति वृत्त भी कहते हैं। तो क्या है जाति वृत्त? जाति वृत्त बता रहे थे आपको, एक टॉपिक जो लास्ट रह गया वो था अपना जाति वृत्त। सभी जीवों की मूलभूत संरचना व कार्य प्रणाली एक समान होती है, भले ये हमें डिफरेंट दिखाई पड़े, लेकिन सभी जीवों की मूलभूत संरचना जो है वो कैसी होती है? वो मूलभूत संरचना को ले लीजिए या कार्य प्रणाली को ले लीजिए, वो एक समान होती है। जीवाणुओं ने आपसी सहयोग से संपूर्ण सजीव जगत को
जन्म दिया है, ऐसा मार्गुलिस का मानना था। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं ने आपसी सहयोग से संपूर्ण सजीव जगत को जन्म दिया है और जीवन की उत्पत्ति एक बार हुई और उसी से फिर संपूर्ण जातियां बनी है, ये मानना था लिन मार्गुलिस का। और सभी जातियां जो होती है वो एक दूसरे पे आश्रित होती है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब सेपरेट नहीं होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट होती है। तो सभी जातियां एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक जाति अगर नष्ट होती है तो उसका असर अन्य जाति पर भी पड़ता है। ये कुछ बातें जातिवृत्त को जानने से पहले की है। अब देखिए आते हैं जातिवृत्त पे। जातिवृत्त क्या है? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक जाति का विकास पूर्व से मौजूद अन्य जाति में बदलाव के कारण हुआ है। कोई भी जाति जो पृथ्वी पे पाई जाती है तो उस प्रत्येक जाति का विकास जो है वो पहले से मौजूद जातियों में थोड़े से बदलाव की वजह से ही हुआ है। और इस कारण प्रत्येक जाति के विकसित होने का अपना एक इतिहास है और इसी इतिहास को क्या कहते हैं? जाति वृत्त कहते हैं। प्रत्येक जाति के विकसित होने का अपना इतिहास होता है जो क्या कहलाता है? जातिवृत्त कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई जातिवृत्त की। इसके बाद में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके और कई जातियों का जातिवृत्त ज्ञात कर लिया गया है। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनका कई विधियों के माध्यम से जातिवृत्त ज्ञात कर लिया गया है ताकि उसके पूर्व के इतिहास को समझा जा सके। और डीएनए श्रृंखलाबद्ध करने की तकनीक आ गई है। अब आपको बताते हैं डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है और इसको श्रृंखलाबद्ध करने की टेक्निक है हमारे पास, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह और सरलता से जातिवृत्त को समझा जा सकता है। डीएनए श्रृंखलाबद्ध करने की तकनीक का अर्थ होता है कि डीएनए को डीएनए के साथ जोड़कर कड़ी से कड़ी मिला के उसके पीछे स्टेप बाय स्टेप यानी समय के साथ पीछे जाकर और हम किसी भी जीव के इतिहास को जानने का जो प्रयास करते हैं वही हमें जातिवृत्त के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये एक टेक्नोलॉजी आई है नई, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह और सरलता से जातिवृत्त को समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अपना डीएनए विश्लेषण करवा सकता है और अपना जातिवृत्त इतिहास जो है वो जान सकता है। हम कौन थे या फिर हमारा इतिहास क्या था, हम किस मूल से आए हैं, हमारी जो मूल जाति है वो क्या है। इस तरह अगर कोई जानना चाहता है तो डीएनए विश्लेषण के माध्यम से ये जान सकता है। तो लोग जिज्ञासावश अब अपना डीएनए जांच भी करवा रहे हैं, विश्लेषण कराने लगे हैं ताकि खुद के इतिहास के बारे में पता लग जाए। भले ही आप अभी किसी मूल में रह रहे हो, लेकिन परंतु एक्चुअल में आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी जानकारी डीएनए विश्लेषण से हो जाती है। कभी कभी जो दिखाई देता है इतिहास उसके विपरीत निकल जाता है। एक उदाहरण आपको बताएंगे जिससे आप ये जान पाएंगे। एक अमेरिकी व्यक्ति, अमेरिका वाले कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, आपको पता होगा। अफ्रीका मूल वाले कैसे होते हैं? नेग्रो प्रजाति के लोग होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो एक अमेरिकी मूल का व्यक्ति था जो अफ्रीकी मूल वाले व्यक्ति को काला रंग होने की वजह से चिढ़ाता था। तो अफ्रीकी मूल के लोगों को नीचा समझकर उनका उपहास उड़ाया करता था, यानी मजाक उसकी उड़ाया करता था। डीएनए विश्लेषण करवाया गया क्योंकि वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी है, तो उस व्यक्ति का डीएनए विश्लेषण कराया गया। किसका? अमेरिकी मूल वाले व्यक्ति का। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अमेरिका मूल वाला व्यक्ति भी डीएनए विश्लेषण करवाने पर कहाँ का निकला? अफ्रीकी मूल का निकला। तो सभी जो मानव समुदाय है, वो मानव जाति जो है वो कहाँ से चली है? अफ्रीकी मूल से। हम सभी लोग कहाँ से चले हैं? हमारा जो मूल स्थान है वो कहाँ से क्या है? अफ्रीका मूल है, अफ्रीका महाद्वीप है।
मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका मूल से हुई है, फिर वो भिन्न भिन्न महाद्वीपों को चले गए और अपने सुविधा के हिसाब से रहने लग गए, और जो जलवायु कारक होते हैं उसकी वजह से उनका रंग, उनकी हाइट वगैरह जो है वो बदल जाती है। स्पष्ट है कि जाति या धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं होता है। संपूर्ण मानव जाति का उद्गम जो है वो एक ही जगह से हुआ है, ये बात हमें समझनी होगी। तो ये इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके नोट्स वगैरह आपको भिजवा दिए जाएंगे, और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।